नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज कोशिश रहेगी कि आपके कुछ सवालों का जवाब दे सकूं, जिसे लगातार आप अलग अलग ग्रुप में पूछ रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग ग्रुप में जवाब देना कई बार संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हमने यह कोशिश की है कि जितने भी आपके सवाल हैं सबको एक साथ लेकर समायोजित करते हुए कुछ ऐसे जवाब पेश कर दिए जाएँ जिससे आपके मन में जो भ्रम है, जो शंका है, वह दूर हो जाए। आज बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछे हैं, जिसमें से कुछ सवाल, करीब 10 सवाल हमने लिए हैं और उन 10 सवालों के उत्तर आज आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो यह है कि बहुत से साथियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। उनकी 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है और अभी तक नियमितीकरण आदेश जो है वो जारी नहीं हुआ है। तो उनके मन में इस बात को लेकर भ्रम है कि जब संविलियन की प्रक्रिया जुलाई में चालू होगी और उनका नियमितीकरण आदेश उनके हाथ में नहीं होगा तो उनके साथ क्या होगा। तो देखिए, मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नियमितीकरण आपका आदेश आया हो या ना आया हो, संविलियन को लेकर इसका कोई भी असर नहीं पड़ना है। आपका संविलियन बिल्कुल निश्चित समय में होगा। यह जिला पंचायतों की जिम्मेदारी है कि वह आपको नियमितीकरण आदेश प्रदान करें, और अगर नहीं भी करते हैं उस कंडीशन में भी आपका संविलियन नहीं रुकेगा। यह पूरा प्रोसेस जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग और जिला पंचायत के आपसी समन्वय से ही होना है। तो उससे पहले ही जिला और जनपद पंचायत जो है वो सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आयोजित करेंगे। चूँकि अभी कोरोना का काल चल रहा है और कहीं पर भी बैठकें नहीं हो पाई है, क्योंकि सामान्य प्रशासन समिति का बैठक करके ही जो प्रस्ताव है वो पास किए जाते हैं। तो जैसे ही ये दौर ख़त्म होगा, जो कि जल्द ही ख़त्म होने के आसार भी हैं और कल से लॉकडाउन में छूट भी है, तो बहुत सारी जगहों पर तो हो सकता है कि यह मीटिंग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर भी दिया जाए। अगर नहीं भी किया जाता है तो आपके पास मई और जून का पूरा समय है। नियमितीकरण को लेकर मत हड़बड़ाइए और आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि आपका अगर 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है तो आप संविलियन के लिए पात्र हैं। नियमितीकरण आदेश का आना या ना आना, दोनों कंडीशन में आपके संविलियन में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। और इसके अलावा कुछ साथियों के सवाल हैं कि उनका समयमान आदेश और पुनरीक्षित वेतनमान आदेश जारी नहीं हुआ है या फिर उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले बार भी कुछ लोगों ने यह भ्रम फैलाया था कि अब पुनरीक्षित वेतनमान नहीं मिलेगा। पुनरीक्षित वेतनमान को कहीं पर भी निरस्त नहीं किया गया है, वह आदेश विद्यमान है। अगर आपका 2 वर्ष जो है वो अगर मान लीजिए मई में भी कंप्लीट होता है या जून में भी कंप्लीट होता है तो 1 महीने आप पुनरीक्षित वेतनमान की जो राशि है वो पाएंगे, आप उसके हकदार हैं। और पुनरीक्षित वेतनमान भी मिलना है आपको, और समयमान जिनके 7 साल पूर्ण हो चुके हैं उनको भी मिलना है। तो उसके लिए भी आप आवेदन दीजिए अपने जिला पंचायत कार्यालयों में, जनपद पंचायत कार्यालयों में, और वो दोनों आपको मिलना है। जिन जगहों पर नहीं मिल रहा है वहाँ पर वह आवेदन दें, और आवेदन की कॉपी जो है व्यक्तिगत आवेदन दीजिए अपने अपने नाम से, सामूहिक आवेदन मत दीजिए। जिनको लाभार्थी हैं उनको स्वयं खुद के नाम से एक आवेदन देना चाहिए, और उस आवेदन कॉपी आप हमको भी दीजिए ताकि हम उच्च कार्यालय को इस बात से अवगत करा सकें कि हमारे साथी समयमान के और पुनरीक्षित वेतनमान के पात्र हैं, उसके बावजूद उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, और बाद में यही राशि एरियर्स के रूप में भुगतान होनी पड़ेगी, और बाद में फिर एरियर्स के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप अपने अपने जिला पंचायतों में, जनपद पंचायतों में, अपने बीओ कार्यालयों में आवेदन दीजिए, और आवेदन की कॉपी हमको भी व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम उच्च कार्यालय को लगातार अवगत करा सकें। इसके अलावा कुछ साथियों के सवाल हैं कि प्रान नहीं आया है। इसमें अलग अलग सवाल हैं। कुछ के प्रान नंबर जनरेट हो गए हैं, उनको किट नहीं मिला है, यानी उनके पास वो कार्ड नहीं आया है। कुछ साथियों का यह है कि वो 5 से 6 बार फॉर्म भर चुके हैं लेकिन उनका प्रान नंबर जनरेट ही नहीं हुआ है। और कुछ साथियों का ये है कि उनकी राशि कट रही है लेकिन उनके प्रान खाते में जमा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जिनका प्रान नंबर जनरेट ही नहीं हुआ है वह एक बार फिर से आवेदन दीजिए अपने कार्यालयों में। और जैसे आप मान लीजिए सहायक शिक्षक हैं तो आप अपने जो जनपद का कार्यालय है वहाँ पर दीजिए, नगरीय निकाय का है तो वहाँ पर दीजिए, साथ ही विकास खंड में दीजिए और जिला पंचायत में दीजिए। मतलब आपका नियोक्ता जो है और उसके नीचे के जो कार्यालय हैं जहाँ से आपका काम क्रियान्वित होता है, पंचायत के लिए भी और नगरीय निकाय के लिए, वहाँ पर आप दीजिए। प्रतिलिपि में आप उच्च कार्यालयों का भी नाम दर्शा दीजिए जो आपके उच्च कार्यालय हैं। जैसे अगर बात करें पंचायत विभाग के तो आप प्रतिलिपि में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दे सकते हैं, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दे सकते हैं। इस प्रकार से आप उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और आवेदन दीजिए कि आपके द्वारा 5 से 6 बार या 3 से 4 बार
जो प्राण के लिए है वो फॉर्म भरा जा चुका है, बावजूद उसके आज तक प्राण आपका जनरेट नहीं किया गया है और आने वाले समय में आपका सिविलियन होना है जिसमें बाधा उत्पन्न होगी। देखिए ये बात एकदम क्लियर है कि अभी जनवरी वाले साथियों का भी जिनका प्राण में दिक्कत आया, जिनका वेतन समय पर नहीं मिल पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह प्राण ही थी। क्योंकि जैसे ही आपका सिविलियन होगा तो पंचायत विभाग से जो लिंक है आपका प्राण, वो डिसएसोसिएट होकर जुड़ता है, एसोसिएट होता है किसके साथ? स्कूल शिक्षा विभाग के साथ। तो आपकी जब राशि काटी जाएगी, अगर मान लीजिए व्याख्याता की बात करते हैं तो 4,500 रुपये आपके वेतन से काटा जाएगा और 4,500 रुपये जो है सरकार का अंशदान होगा। तो वह राशि आखिर जमा कहाँ होगी? वह राशि जमा होगी आपके उसी प्राण खाते में। तो जब तक आपका प्राण जो है वो लिंक नहीं होगा स्कूल शिक्षा विभाग वाले उस अकाउंट से जिस नए मतलब एम्प्लॉई आईडी से आप जो नया जनरेट होगा, तब तक आपको आपका डीडीओ वेतन नहीं दे पाएगा। तो वह बहुत ज़रूरी काम है, उस काम को कराना अति अनिवार्य है। तो आप लोग उसके लिए आवेदन दीजिए। हम भी राज्य कार्यालय से इस संबंध में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, हमने अभी बीच में भी अपने कई साथियों को कहा था, कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं देता है और वह केवल ग्रुप में लिखते रहता है कि हमारा ये नहीं हुआ है, हमारा वो नहीं हुआ है। आप विधिवत तरीके से अगर 5 बार दे चुके तो एक बार और आवेदन दीजिए और उस आवेदन की कॉपी हम तक भेजिए, ताकि हम मीडिया के माध्यम से उस विषय को उठा सकें, ताकि हम अधिकारियों को वो विषय बता सकें। हमारे पास उस चीज़ के दस्तावेज होने चाहिए, केवल मौखिक कह देने से नहीं बनेगा। आप आज से चालू कीजिए प्रक्रिया, आवेदन लिखिए, कार्यालय कल से खुल रहे हैं, आप आवक जावक में देकर आ जाइए, आवक जावक में देकर आकर हमको अवगत कराइए। हम इस विषय में बात करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जुलाई से पहले जिनके भी प्राण नंबर जनरेट नहीं हुए हैं या जिनके भी किट नहीं मिले हैं, उन सबको प्राण नंबर मिल जाए। अगर आपका कार्ड भी नहीं है, आपके पास केवल प्राण नंबर है, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो आप उसके लिए फिर से एक बार आवेदन दीजिए और उसकी कॉपी आप मेरे मोबाइल नंबर 9691345789 जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है पर भेज सकते हैं। उसे मैं उच्च कार्यालय को अवगत कराऊंगा। इसका कुछ साथियों का सवाल है कि उनका बीएड डीएड नहीं हुआ है, वो नॉन बीएड डीएड अभ्यर्थी के तौर पर नौकरी लग गए थे, तो उनके सिविलियन में कोई बाधा आएगी क्या? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपका बीएड हो या ना हो, डीएड हो या ना हो, आपके सिविलियन में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। आप अपने मन में ज़बरदस्ती भ्रम मत पालिए। इससे पहले जनवरी में जो सिविलियन हुआ है उसमें भी बहुत सारे शिक्षाकर्मियों का हुआ है। ऐसे मेरे खुद के परिचित में 2-4 शिक्षाकर्मी हैं जिनका ना बीएड था ना डीएड था, कई का तो नियमितीकरण भी नहीं हुआ है। वो समय जो है पूरा कर चुके थे 8 साल, लेकिन उनका निम्न वर्ग से उच्च वर्ग वाला मिलाकर, लेकिन उनका जो बीएड डीएड ना होने के चलते नियमितीकरण नहीं होता, बावजूद उसके सिविलियन हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग सिविलियन को इन चीज़ों के नाम से कतई नहीं रोकता है। तो आप बीएड हैं, डीएड हैं, नहीं हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अब कुछ साथी हैं जिनका 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, वो 1 जुलाई के डेट में भी उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ दिनों बाद हो रहा है। तो देखिए उस विषय में हमारी अभी अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई है। जैसे ही सिविलियन की घोषणा हुई उसके कुछ समय बाद हमने कार्यक्रम बनाया था कि हम आभार प्रदर्शन करेंगे और उसका अधिकारियों से मिलने जाएंगे। उससे पहले कोरोना का जो है लॉकडाउन चालू हो गया और अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई है। उस विषय में सरकार का क्या निर्णय है इससे हम अभी अवगत नहीं हो पाए हैं। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा और मंत्रालय में आवाजाही शुरू होगी, हम जाकर अधिकारियों से बात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इनके विषय में क्या निर्णय लिया गया है। 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो जिस तारीख को आपका 2 साल पूरा हो रहा है उस तारीख के डेट पर आपका सिविलियन किया जाएगा, या फिर 1 जनवरी 2021 के डेट पे किया जाएगा, यानी 6 महीने बाद। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकता। तो इस दोनों कंडीशन में से कौन से कंडीशन को वो इम्पोज कर रहे हैं उस पर जाकर हम चर्चा करेंगे और जैसी भी जानकारी रहेगी फिर आपको बताएंगे। जिस समय जाएंगे उसमें से कोशिश रहेगी कि आप में से भी एक आध साथी जो हैं वो चले जाएं ताकि उनके सामने बातचीत हो सके। तो जब भी जाएंगे आपको निश्चित तौर पर अवगत कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। 2 साल का नियम है, 2 साल परीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद ही सिविलियन होगा, तो वो अवधि तो पूरा करना ही होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी 2 वर्ष की अवधि की बात लिखी थी और उसी के तहत लिया है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तारीख को आपका 2 वर्ष पूर्ण हो रहा है, अगर उसी तारीख को कर देते हैं तो वो एक ज़्यादा बेहतर फैसला होगा, क्योंकि नई भर्ती भी करनी है और उससे आप अफेक्टेड ना हो, आपकी सीनियरिटी बरकरार रहे, ये हमारे दिमाग में है। तो उसके लिए हम जाकर ज़रूर बात करेंगे। प्राण नंबर में पैसे जमा ना होने के संबंध में भी कई साथियों ने सवाल पूछा है। देखिए, प्राण नंबर में अगर आपके पैसे जमा नहीं हो रहे हैं तो इस संबंध में भी आप आवेदन कीजिए, लिखित में आवेदन कीजिए कि इतने समय से आप सेवा दे रहे हैं, इतने महीने से आपकी राशि है जो जमा नहीं हुई है
और उसका आवेदन हमको दीजिए, उच्च कार्यालय को आप भेजिए। आप जब लिखा पढ़ी लगातार करेंगे तो उसका असर दिखेगा। केवल ये कह देने से कि मैंने उस समय भरा था, मैंने उस समय दिया था, नहीं होगा। ज़रूरत आपकी भी है, तो इस चीज़ को आप समझिए। दूसरे के भरोसे मत बैठे रहिए, आप लगातार आवेदन दीजिए और अगर दे चुके हैं तो एक बार और दीजिए, क्योंकि सिविलियन के समय सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को होगी जिसके प्राण में दिक्कत है। कई शिक्षाकर्मी ऐसे हैं, एक अभी बीच में थे, वो साथी लगातार फ़ोन करके हमारा सर प्राण का इशू है, हमारा प्राण वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। जब रायपुर से हमने पता लगाया तो पता चला कि पिछले कई महीनों से उनके खाते में कोई राशि जा ही नहीं रही है प्राण की, और उनका खाता होल्ड में चला गया है। उस साथी को ये पता ही नहीं था कि उसका प्राण जो है होल्ड में चला गया है, या पता था, हमको बताना नहीं चाह रहा था। बाद में जब हम फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमको जानकारी थी, हम सोचे कि कुछ असर नहीं पड़ता। तो देखिए, जब आपके खाते से राशि कट रही है तो आपकी भी स्वाभाविक जिम्मेदारी बनती है कि वो राशि आपके अकाउंट में जमा हो। इतना तो कम से कम आप जानकारी रखें, और नहीं हो रहा है तो लगातार उसके लिए पत्राचार कीजिए। भविष्य में कहीं पर भी शिकायत करेंगे तो कम से कम आपके पास कॉपी तो रहेगी कि हमने 5 बार शिकायत किया, हमने 6 बार शिकायत किया है। तो अगर आप लोगों के प्राण नंबर में राशि नहीं जा रही है, उस कंडीशन में भी आप आवेदन दीजिए व्यक्तिगत। अगर आपका प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो भी दीजिए, प्राण नंबर होल्ड पे है तो भी दीजिए। सबसे अधिक ध्यान आप प्राण नंबर को दीजिए। वही एक वजह है जो आपके वेतन को सबसे ज़्यादा लेट कराएगा। जिन भी साथियों का एम्प्लॉय कोड जुलाई में जनरेट हो जाएगा और जिनका प्राण प्रॉपरली शिफ्ट हो जाएगा, उनका वेतन उसी महीने की लास्ट तारीख को मिल जाएगा। ये 1 जुलाई 2018 वाले कंडीशन में हुआ भी था, सबको समय पर वेतन मिल गया था। इसके अलावा है कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो देखिए, दस्तावेज के संबंध में आप निश्चिंत रहिए, जितने भी दस्तावेज हैं वो सब हमारे पास PDF फॉर्म में संरक्षित हैं। बीच बीच में ग्रुप में डाला भी गया है, विनय मौर्य सर लगातार डाल रहे हैं। इसके अलावा जिन्हें भी चाहिए होगा वो फिर से उस समय मिल जाएगा। अधिकांश ग्रुप में डल चुका है। अगर आपको नहीं मिला होगा तो विनय मौर्य सर से आप ले सकते हैं, और उनका नंबर आप मुझसे ले सकते हैं। आपको सभी दस्तावेज उस समय मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ संशोधन भी हो, इसलिए इंतज़ार कर लीजिए। जैसे ही फाइनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है उस समय ये आएगा तो तत्काल आपको वो सब उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। दस्तावेजों के विषय में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी दस्तावेज आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको केवल प्रिंट आउट करना रहेगा और आप भरकर विभाग में जमा कर सकते हैं। दस्तावेजों के विषय में चिंतित मत होइए। इसके अलावा है कि निम्न से उच्च वर्ग वाले जो उच्च पद वाले जो हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नियमितीकरण का आदेश नहीं आया। मैंने बताया कि नियमितीकरण का आदेश आना नहीं आना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आदेश जब भी आए, अगर आपका 2 वर्ष उस पद पर पूर्ण हो गया है तो उसी पद पर आपका सिविलियन हो। साथियों, बहुत सारे साथियों का सवाल इस बात को लेकर आया है कि उनका वेतन का फिक्सेशन कैसे होगा, उनके वेतन का निर्धारण कैसे होगा, और जो 2 साल की सेवा पूर्ण कर रहे हैं और जो 7 साल 8 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनका वेतन क्या समान रहेगा। देखिए, इस विषय में हमको अधिकृत जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा नहीं हो पाई है। जब चर्चा होगी तो जो भी हमको जानकारी मिलेगी, जो शासन ने सोचा होगा, जो प्रशासन ने सोचा होगा, वह विधिवत रूप से हम आपको उपलब्ध करा देंगे वह जानकारी। लेकिन चूंकि बहुत सारे साथियों ने यह लिखा है कि सर आपको क्या लगता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे ये लगता है कि संभवतः दोनों का वेतन जो है वो समान रहेगा। देखिए, यह मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत भी हूँ। ठीक है, शासन प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेती है यह देखना होगा, लेकिन किसी भी हाल में हमको नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे ग्रुप में अब हमारे साथी जो कल तक यह लिखते थे कि किसी भी कीमत पर सिविलियन मिल जाए, कुछ लोगों ने तो उस समय यह तक लिखा था कि सर भले वेतन ना दे बढ़ा हुआ, लेकिन सिविलियन कर दे ताकि हमको ट्रांसफ़र का लाभ मिल जाए, ताकि हमको मेडिकल की सुविधाएं मिलने लगे, ताकि हमको वह अन्य सभी सुविधाएं मिलने लगे जो स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलती है, और जो नई भर्ती हो रही है उससे हम सीनियर हो जाएं। लेकिन जैसे ही सिविलियन की घोषणा हुई, बहुत सारे साथी जिनका 7 साल 8 साल कंप्लीट हो रहा है, अब उनके दिमाग में यह बात आ रही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक भी साथी इस बात का जवाब नहीं दे पाता है कि उनके साथ कैसे अन्याय हो रहा है। वह सिर्फ इसी बात से दुखी हैं कि 2 साल वाले को उसके बराबर की तनख्वाह मिल रही है। तो सीधा सा मतलब है कि भाई आप अपने सुख से सुखी तो हैं नहीं, और आप अपने दुख से दुखी भी नहीं हैं, आप दूसरे के सुख से दुखी हैं। ठीक है, जो सिविलियन की सौगात मिली है उसका लाभ लेने के बजाय, उससे खुश होने के बजाय अब आप गणना करने में लग गए हैं कि आपको इतने का। देखिए, अगर आपका 6 महीना भी बच्चा है तो भी कम से कम आपको
अच्छा खासा लाभ होगा आर्थिक रूप से, ठीक है। और अगर कोई और साथी है आप ही के परिवार का है, शिक्षाकर्मी परिवार का, वह 2 साल बस पूरा किया, अगर सरकार उसको आपके बराबर वेतन देती तो दिक्कत क्या है, सीनियरिटी तो आपकी रहेगी ना भाई। जिस तारीख को आपने सेवा ज्वाइन की है, जब वरिष्ठता सूची बनेगी तो आप उससे ऊपर रहेंगे, और उसको जो वेतन मिलेगा वह आपकी राशि से काट कर तो दी नहीं जा रही है। आप सोच कर देखिए, आज आप 6 साल पूरा किए हैं, जैसे मैं 6.5 साल पूरा किया हूँ, अगर सरकार मुझको सिविलियन नहीं देती, 8 साल में देती, तो जो राशि मैं जुलाई में पाऊँगा वही राशि मुझको 1.5 साल बाद मिलता, तो नुकसान था कि नहीं था। आज मैं 1.5 साल पहले उस राशि को पाने लगूंगा, 2 साल वाला 6 साल पहले पाने लगेगा, लेकिन उसका वेतन जो है वो आपकी राशि को कम करके दिया नहीं जा रहा है, तो सरकार अपने खाते से देगी। आप इसको इस बात से समझिए कि जो नई नियुक्ति में आ रहे हैं साथी, जो अभी आएंगे नई नियुक्ति में, फ्रेशर आएंगे, तो पहले दिन से उसी वेतन को पाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है। 1998 में शिक्षाकर्मी पद्धति चलती थी, नियमित भर्ती नहीं होती थी, जो योग्य थे उनको भी शिक्षाकर्मी में ज्वाइन करना पड़ा। 2000 जब ये आया 19-20 तो नियमित भर्ती चालू हो गई, तो उनकी किस्मत है ना। आप उनकी किस्मत से जलेंगे और कहेंगे कि हम ऐसा, हमारे साथ वैसा हो रहा है, तो वो गलत है। आपकी राशि में कहीं कोई अंतर आ रहा है तो आप बताइए। सरकार जो भी देगी ये फिक्स है कि लेवल 8, लेवल 6 और लेवल 9 इसका न्यूनतम देगी, उससे नीचे दे नहीं सकती। स्कूल शिक्षा विभाग के हर पदनाम जो हैं, चाहे वो व्याख्याता हो, सहायक शिक्षक हो, शिक्षक हो, उसके लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है कि व्याख्याता को लेवल 9 का न्यूनतम मिलेगा, व्याख्याता के बाद जो शिक्षक होंगे उसको लेवल 8 का न्यूनतम मिलेगा, सहायक शिक्षक को लेवल 6 का न्यूनतम मिलेगा, उससे नीचे तो दे ही नहीं सकता। तो नुकसान कहीं नहीं है, उस विषय की चिंता आप छोड़ दीजिए। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो वास्तव में आपको फिर से विचार करना चाहिए कि क्या सच में आपको नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। और दूसरे से तुलना मत कीजिए, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। जब प्रमोशन का लिस्ट बनेगा भविष्य में आने वाले समय में, तो आप उससे पहले प्रमोशन पाएंगे, उस चीज़ का उस समय आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जिसकी नियुक्ति तिथि पहले है वो व्यक्ति सीनियर रहेगा, और हमेशा से ऐसा होता आया है। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल दिमाग से ये सब बातें हटा दीजिए। हाँ, अधिकारियों से जब चर्चा होगी तो इस विषय में एक बार फिर से हमको पता चल जाएगा कि शासन सोच क्या रही है। हमको इसलिए वेटेज के बारे में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वेटेज अगर देगा तो सबसे पहला अधिकार 1998 वालों का बनता है, क्योंकि 2 साल के हिसाब से फिर उनकी भी गणना करके मिलनी चाहिए, उनको भी वेटेज। भाई उन्होंने इतना लंबा सेवा दिया है, तो उस कंडीशन में जो टोटल बजट है वो कहीं ना कहीं कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरकार ने कम बजट को देखते हुए ही सिविलियन किया है, और बजट बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो वो हमको देखना है, वो हमारे विचार करने का भी विषय भी नहीं है। सरकार उस पर विचार कर रही है, और जैसे ही हमको लगेगा अगर कहीं पर कुछ गलत होगा तो बिल्कुल उसका समय आने पर विरोध किया जाएगा। लेकिन खुद से ही विरोध करने लगना या खुद से ही कोई बात सोच लेना सही नहीं है। तो जो मिल रहा है उस पर पहले खुश हो जाएं। आप अगर सोचेंगे सब चीज़ आपको एक साथ मिल जाए तो फिर सरकार कह देगी कि ठीक है, फिर आप पंचायत विभाग में ही रहिए। जो चीज़ मिला है आपको बहुत पहले मिल गया है, अगर 8 साल में भी मिल रहा है तो बहुत सारे ऐसे जो 98 सेवा दे रहे हैं, उनका पूरा उम्र गुजर गया। और सबसे बड़ी बात, जो सेवाएं हमने दी है उसके लिए हमको वेतन मिला है। ऐसा नहीं है कि उस काल को हमने बिना वेतन के काटा है, नौकरी हम पहले पा गए थे। तो बिल्कुल दूसरों से कंपेरिजन मत कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि आज और सिविलियन होने से पहले की स्थिति को याद कीजिए। आप ही कुछ और बोलते थे और आज आप कुछ और बोलने लगे हैं, कहीं से भी सही नहीं है। फिर हर व्यक्ति तुलना करने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय का इंतज़ार कीजिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में सब कुछ और बेहतर होगा। धन्यवाद साथियों। हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि अपने सिविलियन अधिकार मंच के जो साथी हैं अलग अलग ज़िले में, उनका सबका डाटा हम कलेक्ट करके रख सके, ताकि हमको यह पता चल सके कि कौन हमारे सिविलियन अधिकार मंच के सक्रिय साथी हैं और कौन नहीं है। तो उसके लिए एक फॉर्म भराया जा रहा है, जिसका मैसेज हमने कल वायरल भी किया है, लिंक दिया है, और हमने प्रकाश स्वर्णकार सर का भी नंबर दिया और मेरा भी नंबर है। कोई भी तकनीकी दिक्कत होने पर आप प्रकाश स्वर्णकार सर से बात कर सकते हैं, और उस फॉर्म को आप भरिए। वो फॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम एक सिविलियन अधिकार मंच का जो अधिकृत ग्रुप बनाएंगे उसमें उन्हीं मेंबर्स को रखेंगे जिसकी पूरी जानकारी हमारे पास रहेगी, और जितने भी कॉन्फिडेंशियल हमारी जानकारी रहेगी सब वो उसी ग्रुप में डाला जाएगा। तो अगर आप सिविलियन अधिकार मंच के सदस्य हैं और आपको हम पर विश्वास है तो बिल्कुल उससे जुड़िए। और याद रखिए,
हमने ना कल कोई राशि ली थी और ना हम आज राशि लेने जा रहे हैं और ना हम भविष्य में कोई राशि लेंगे। हम कोई भी राशि आपसे नहीं मांग रहे हैं। आपको केवल फॉर्म में बेसिक जानकारी देनी है कि पदस्थापना आपकी कहाँ है, आप किस पोस्ट पे हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है, आपका मूल निवास क्या है, ताकि हमारे पास अपने सदस्यों की बेसिक जानकारी रहे कि भाई कौन सा सदस्य जो है हमारा वो किस स्कूल में पदस्थ है। तो वो जानकारी हम कलेक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा हम आपसे कोई भी गोपनीय जानकारी नहीं मांग रहे हैं। आपको फ़ोटो बस अपना एक अपलोड करना है ताकि हमको अपने सदस्यों के बारे में विधिवत जानकारी रहे। तो उस फॉर्म को अनिवार्य रूप से भरिए, क्योंकि अब जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप नहीं रहेंगे। उस कंडीशन में आपको सॉरी टू से बट विधिवत जानकारी हमारी तरफ से नहीं मिल पाएगा। हो सकता है दूसरे सोर्स से आपको मिल जाए। तो यदि वास्तव में आपको लगता है कि हमारा काम बेहतर है और हमने सही तरीके से आपकी बात को सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाया है, तो हमसे जुड़ने के लिए उस फॉर्म को भरिए और हमसे आप कनेक्ट रहिए। समय आने पर हम सब जानकारी आपको इसी प्रकार देते रहेंगे। धन्यवाद।